हेलो फ्रेंड्स। तो हम इस सेशन में लेकर आए एमटेक और एमएस गाइडेंस, जिसमें हम आपको एमटेक एडमिशन से लेकर गेट एग्जाम में अपियर कैसे होना है ना। एमटेक में एडमिशन कैसे लेना है, एमटेक में एडमिशन के बाद कौन कौन सी कंपनीज आपके कॉलेज में आती हैं रिस्पेक्टिव कॉलेज में, उसमें प्लेसमेंट का क्या सिनेरियो रहता है, कितने स्टूडेंट्स को लेकर जाती हैं, और एमटेक एडमिशन के ड्यूरिंग किस ब्रांच का कितना कट ऑफ जाता है किसी पर्टिकुलर आईआईटी में, वो हम आपको बताने वाले हैं। इसमें स्पेशली हम ईसी डबल और इंस्ट्रूमेंटेशन के स्टूडेंट्स को मैं गाइड करूंगा एमटेक और एमएस गाइडेंस के लिए। ये हमारी कंप्लीट टीम है जो अनअकैडमी प्लस पर आपको सब्जेक्ट्स पढ़ाएगी, ईसी डबल और इंस्ट्रूमेंटेशन के सब्जेक्ट। ये सारे के सारे टीचर्स रैंक होल्डर्स हैं और साथ ही साथ बहुत ही अच्छे टीचर्स हैं। हर एक टीचर अपने सब्जेक्ट का इसमें स्पेशलिस्ट है। ये टीम आपको अनअकैडमी प्लस पर भी हम लोग पढ़ाएंगे, साथ ही साथ यूट्यूब पर भी हम आपको अच्छा कंटेंट देने वाले हैं, बेस्ट। इस टीम में से स्पेशली मैं रामेश श्रीवास्तव एंड आई एम एमटेक फ्रॉम आईआईटी रुड़की, और जो मैं सब्जेक्ट लेता हूँ वो ईडीसी एनालॉग सर्किट एंड एडवांस इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट लेता हूँ। वो डिस्कस करने वाले हैं हम ये सारे सब्जेक्ट्स को अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर एज वेल एज ऑन यूट्यूब चैनल। और साथ में हमारे भीमा शंकर सर एमटेक हैं आईआईटी खड़गपुर से, और एक बहुत ही अच्छा इनका एक्सपीरियंस है टीचिंग का, 9+ ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस है। और ये सब्जेक्ट जो डिस्कस करते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो प्रोसेसर, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड नेटवर्क एनालिसिस। तो मैं और ये भीमा शंकर सर दोनों मिलके ये एमटेक गाइडेंस का प्रोग्राम लेकर आए हैं, जिसमें हम एमटेक के लिए स्टूडेंट को गाइड करेंगे। तो आप जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन लोगों ने इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ इसको शेयर करें, जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट कम्युनिटी को इसका फायदा मिल सके। क्योंकि हम ये इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं केवल केवल आप लोगों के लिए कर रहे हैं ये एमटेक गाइडेंस। तो हम चाहते हैं कि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं और जितने लोगों तक आप इस वीडियोस को पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचाएं, जिससे हमको एनर्जी मिलेगा फर्दर वर्क करने के लिए। इससे हम वन बाई वन हम सारे आईआईटीज के लिए आपके लिए एमटेक गाइडेंस का प्रोग्राम ला सकें, और भी कुछ जो भी हमारे इनिशिएटिव्स हैं उन सारे सारे के सारे हम बहुत अच्छे से कर सकें, क्योंकि आप ही हमारे एनर्जी का सोर्स हैं। तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर जरूर कीजिए। इस सेशन में जो हम एमटेक गाइडेंस का सेशन है, इसमें हम लेकर आए आईआईटी दिल्ली को। तो इसमें हम आईआईटी दिल्ली के बारे में बताने वाले हैं। तो ये सामने जो आपको बिल्डिंग दिख रही है ये आईआईटी दिल्ली की बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग में पढ़ने के लिए, पहुंचने के लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करनी पड़ेगी। और हमारी टीम जो आपको दिख रही थी, जो मैंने दिखाया था, उसको फॉलो करना ना भूलें। उसको अगर आप फॉलो करेंगे डेफिनेटली ऐसे गोल, ये बहुत छोटा गोल है, आप आसानी से अचीव कर लेंगे। आपको बहुत लंबा आगे जाना है। तो हमारे जो लोग नॉलेज देने वाले हैं वो नॉलेज आपके आईआईटी दिल्ली तक नहीं, बहुत आगे तक काम आने वाली है। तो अगर हम इन तो कंटेंट की बात करें, इस वीडियोस में जो हम डिस्कस करने वाले हैं फ्यू पॉइंट्स जिसमें स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम आती है। जैसे कि पहला पॉइंट है डिफरेंस बिटवीन एमटेक एंड एमएस। तो मोस्टली स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है कि सर एमटेक और एमएस में डिफरेंस क्या है, हम एमएस में एडमिशन लें कि एमटेक में एडमिशन लें, तो इन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस रहता है, कितना ड्यूरेशन रहता है। तो ये सब चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। हाउ टू अप्लाई फॉर एमटेक, इसमें हम ये बात करेंगे कि एमटेक में हम अप्लाई कैसे करते हैं, क्या क्या स्टेप्स रहते हैं कि हम आईआईटीज में एडमिशन के लिए किस किस दौर से गुजरेंगे, किस क्या क्या हमें स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। फिर हम बात करते हैं स्कॉलरशिप एंड फाइनेंशियल असिस्टेंसशिप की, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स का ये प्रॉब्लम रहता है कि सर बीटेक में हमने काफ़ी पैसा खर्च कर दिया है, उसके बाद गेट का प्रिपरेशन किया, उसमें पैसा खर्च किया, उसके बाद जब हम एमटेक में जाएंगे तो जो फाइनेंशियल असिस्टेंसशिप मिलने वाली है वो इतनी सफिशियंट होगी क्या जिसमें हम सर्वाइव कर सकें। तो डेफिनेटली वो ओके, आपको स्कॉलरशिप मिलती है, अच्छी स्कॉलरशिप मिलती है। हम बात करने वाले हैं डिपार्टमेंट्स या सेंटर्स की। तो डिपार्टमेंट या सेंटर्स की अगर हम बात करें तो इसमें हम ये बात करने वाले हैं कि आईआईटी दिल्ली के अंदर किस टाइप से स्ट्रक्चर्ड है डिपार्टमेंट, सेंटर्स और स्कूल, जिसमें हम ईसी डबल ई और इंस्ट्रूमेंटेशन के स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं। तो कौन कौन से वो डिपार्टमेंट है जिसमें हम ईसी डबल ई वाले ले सकते हैं और इंस्ट्रूमेंटेशन वाले ले सकते हैं, कौन कौन से सेंटर्स हैं, कौन कौन से स्कूल हैं। मेरा फोकस केवल इन 3 ब्रांच पर ही रहेगा। प्लेसमेंट रिकॉर्ड की बात करेंगे कि जिस ब्रांच में आप एडमिशन लेने वाले हो उसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड कैसा है।
तो जितना डेटा अवेलेबल था आईआईटी की साइट पर वो डेटा मैं आपके सामने लेकर आने वाला हूँ, है ना। कोई भी ऐसा रैंडम डेटा नहीं डालेंगे जिससे आपको कभी प्रॉब्लम हो। जो ऑथेंटिक डेटा है वो ही प्रोवाइड करने वाले। गेट कट ऑफ की बात करें हम, तो हम इसमें बात करने वाले कि 2019 से 2020 का जो सेशन था उसमें गेट का क्या कट ऑफ रहा है रिस्पेक्टिव ब्रांच के लिए एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। तो कितना मिनिमम गेट कट ऑफ गया है ये हम बात करने वाले हैं। तो दो जो डेटा है हमारा यहाँ पर वो पूरा आईआईटी की साइट से लिया गया है, और साथ ही साथ जो एक्सपीरियंस है मेरा और जो भी स्टूडेंट्स वहाँ पर पढ़ रहे हैं उनसे पूछ के भी कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर किया, उसके बेस पर मैं आपको इसमें गाइड करने वाला हूँ। तो सबसे पहला जो पॉइंट था कि एमटेक और एमएस में डिफरेंस क्या है, तो वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो अगर हम एमटेक की बात करें तो एमटेक एक 2 ईयर का प्रोग्राम है जिसमें पहले साल में आपका कोर्स वर्क रहता है। कोर्स वर्क का मतलब सब्जेक्ट पढ़ते हैं। जैसे आप जब इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हैं ईसीडब्ल्यू इंस्ट्रूमेंटेशन वाले तो पढ़ते हैं आप नेटवर्क मैथमेटिक्स लाइक दैट। वो एमटेक में भी हमारे एक साल में कोर्स वर्क होते हैं जिसमें हम काफ़ी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, 6 से 8 सब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन क्रेडिट्स। और उन क्रेडिट्स को अर्न करने के बाद वो हमारा कोर्स वर्क कंप्लीट हो जाता है। तो एक साल में कोर्स वर्क रहता है जिसमें हमें वो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जो हमारे नेक्स्ट डिजर्टेशन में रिसर्च में हमारे काम आने वाले हैं। सेकेंड ईयर होता है डिजर्टेशन, है ना, जिसमें हम एक साल केवल रिसर्च करते हैं, लैब में जाते हैं, काम करते हैं, सॉफ्टवेयर पर काम करते हैं। कोई अगर फिजिकली लैब में जाता है, फैब्रिकेशन लैब में काम करता है तो फैब्रिकेशन पर काम कर रहा होता है। ये पूरा का पूरा काम होता है हमारे एक साल में। उसके बेस पर वो पूरा काम रिजल्ट्स जो हमारे निकल के आते हैं, जो हमारे रिसर्च का रिजल्ट होता है उसको हम एक डिसर्टेशन के फॉर्म में बिल्कुल परफेक्ट मैनर में लिखते हैं, है ना। और उस लिखने के बाद वो जो पूरी की पूरी आपकी एक बुक सी बन जाती है उसको डिसर्टेशन बोलते हैं, और वो आपका रिप्रेजेंट करती है कि आपने क्या काम किया, ठीक है। ये 2 ईयर का प्रोग्राम है। इसमें बात ये होती है कि एमटेक और एमएस की हम जब हम डिफरेंस की बात करें तो एक और जो डिफरेंस आता है ना, वो डिफरेंस ये है कि एमटेक में जो हम पब्लिकेशन की बात करें, हम पब्लिकेशन मैंडेटरी नहीं है। पब्लिकेशन होता क्या है मैं बताऊं आपको। जैसे आपने आई ट्रिपल का नाम सुना होगा, तो आई ट्रिपल में हम पेपर पब्लिश करते हैं, ऐसे ही काफ़ी होते हैं, नेचर होता है, ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पब्लिकेशन है इसमें हम अपने रिसर्च पेपर को पब्लिश करते हैं। तो ऐसा कुछ सच रूल नहीं होता कि पब्लिकेशन मैंडेटरी है। दो हमारे जो आईटी का जो रूल्स है वो फाइनल माना जाता है, तो कभी भी चेंज हो सकते हैं कि भाई यहाँ का पब्लिकेशन मैंडेटरी है, बट एट प्रेजेंट ऐसा कुछ रूल नहीं है कि पब्लिकेशन मैंडेटरी है। आपको विदाउट पब्लिकेशन भी एमटेक की डिग्री मिल जाती है, और फाइनली आपके गाइड पे डिपेंड करता है ना। लेकिन बात ये होती है कि अगर पब्लिकेशन आपका अवेलेबल है तो आपकी एमटेक की एक वैल्यू बढ़ जाती है, आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि आपने एक एमटेक में अच्छा काम किया हुआ है और आपने उसको पब्लिश कर दिया, तो डेफिनेटली उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। अगर हम बात करें एमएस की, तो एमएस और एमटेक में जो बेसिक डिफरेंस आता है वो कोर्स के ड्यूरेशन का आता है। एमटेक 2 ईयर का था, तो एमएस क्या है 3 ईयर से ज़्यादा का टाइम लेता है। मतलब ये एक मिनी पीएचडी बोल सकते हैं हम। एक रिसर्च ओरिएंटेड प्रोग्राम रहता है पूरा का पूरा, जिसमें हमें रिसर्च करनी होती है। अब रिसर्च में क्या होता है, हमेशा कभी भी वेरिएबल टाइम लगता है, कोई जल्दी कर लेता है, कोई देर में करता है, इसलिए इसका टाइम फिक्स नहीं है। 3 ईयर और मोर आपका टाइम लग सकता है। सिमिलरली एमटेक में भी है, ऐसा नहीं है कि आप 2 साल में कंप्लीट हो जाएगा। कई बच्चे होते हैं जिनका 6 6 महीने एक्सटेंड हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन कि वो अगर अच्छे से काम नहीं कर रहे होते हैं, अच्छे से टाइम नहीं दे रहे होते हैं, उनका एक्सटेंड भी हो जाता है उनका, लेकिन वो जनरली 2 ईयर्स रहता है। सिमिलरली एमएस जनरली 3 ईयर्स और मोर टाइम भी ले सकता है डिपेंडिंग ऑन आपका रिसर्च कब तक कंप्लीट हुआ। तो पर्टिकुलरली एमएस आपका रिसर्च ओरिएंटेड है, और इसमें आपका पब्लिकेशन मैंडेटरी है। विदाउट पब्लिकेशन आपको डिग्री नहीं मिलती। तो एमएस रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। जिसको आगे फर्दर स्टडी करना है, पीएचडी करना है, तो जिस आईआईटीज में आपको एमएस मिल रहा है तो आप एमएस जा सकते हैं। एमएस बहुत अच्छा प्रोग्राम है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जनरली ऐसा होता है कि आईआईटी एमटेक का प्लेसमेंट अच्छा दिखाने के लिए, तो एमटेक का वहाँ पर प्लेसमेंट का रिकॉर्ड ज़्यादा अच्छा रहता है, उसमें प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा मिलती है एमटेक स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि एमएस वाले नहीं बैठते हैं, उसमें बैठते हैं बिल्कुल, लेकिन उसमें टाइम लग रहा होता है। एमटेक एमएस में जब बच्चा चला जाता है तो उसका रिसर्च ओरिएंटेशन बन जाता है, उसका हमेशा ओरिएंटेशन बन जाता है कि हमें आगे पीएचडी करना है, पोस्ट डॉक्टरेट करना है। तो डेफिनेटली उसको रिसर्च वगैरह में प्लेसमेंट में उतना इंटरेस्ट नहीं लेता है। तो अगर आप प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जाना चाहते हैं तो एमटेक को प्रेफर करें। 2 साल में शॉर्ट ड्यूरेशन में कोर्स किया और आगे आप चले गए। अब बात करते हैं सेकंड, कि हम एमटेक और एमएस के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं, क्या स्टेप्स हैं जो हमको फॉलो करने होंगे सिक्वेंशियली। तो सबसे पहले तो बात यही है कि आप जब बीटेक में हैं तो सेकंड ईयर से अपना गोल बना लीजिए गेट के लिए। तो गेट के लिए जितना आप टाइम देंगे उतना अच्छा रैंक आप इजीली लेकर आ पाएंगे। अच्छे कॉन्सेप्ट होंगे ना, तभी मजा आने वाला है। ओबियसली है 8 to 9 मंथ में हम गेट में अच्छी रैंक लेकर सकते हैं। रैंक के बारे में बात करूँ तो रैंक इतनी बड़ी बात नहीं होती, इजीली आ जाती है।
इजीली ही आ जाती है, अच्छे से कोई पढ़े 6-8 महीने। लेकिन नॉलेज जो है ना, वो एक सीक्वेंशियल प्रोसेस है। आप सेकंड ईयर से लगातार अगर गेट के लिए फोकस करने वाले तो आपकी नॉलेज का जो लेवल होगा ना, वो कई गुना ज़्यादा होगा किसी भी अच्छे स्टूडेंट से जिसकी अच्छी रैंक थी, उससे भी अच्छा आपका नॉलेज का लेवल हो सकता है। इसलिए सेकंड ईयर थर्ड ईयर से आप अपने माइंड में प्रिपेयर करें, मुझे गेट के लिए प्रिपेयर करना है, एक गोल डिसाइड कर लें जिस भी एग्जाम के लिए करना चाहते हैं, और आप फिर गेट एग्जाम में फाइनल ईयर में आप अपियर हों। गेट एग्जाम में अपियर होने के बाद गेट में एक अच्छी रैंक लेकर आए आप, इतना श्योर करें, इतनी अच्छी प्रिपरेशन करें, गेट में एक आपकी अच्छी रैंक आए, इससे आप अच्छे आईआईटी में पहुंच सकें। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि गेट रिजल्ट की। तो जैसे हम गेट एग्जाम देते हैं तो उसके बाद जो रिजल्ट आपका आता है, ठीक है, उसमें जो रैंक होती है आपकी, है ना, उस रैंक के बेस पर, उस रैंक के बेस पर आपको आईआईटीज मिलते हैं, आप आईआईटीज में अप्लाई कर रहे होते हैं, या पीएसयूज वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे हो तो पीएसयू मिलते हैं। तो गेट की रैंक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें गेट स्कोर मिलता है और रैंक मिलता है। फिर अब मैं आईआईटीज में फोकस करने वाला हूँ। तो क्या होता है, जैसे रिजल्ट आ गया आपका, तो फिर आप क्या करते हो, आईआईटीज में एडमिशन के लिए आपका एक सबसे पहला जो स्टेप रहता है वो सीओएपी रजिस्ट्रेशन। सीओएपी का मतलब है कॉमन ऑफर एक्सेप्टेंस पोर्टल। ये एक सेंट्रलाइज सिस्टम है सारे आईआईटीज और आईएससी का इंक्लूड करके, जिसमें आप एक रजिस्ट्रेशन करते हैं गेट के रिजल्ट के बाद जस्ट, और वो रजिस्ट्रेशन से आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है, वो आपकी एक आइडेंटिटी बन गई। तो जैसे ही फिर आप अप्लाई करते हो इंडिविजुअल आईआईटीज के लिए, जो नेक्स्ट स्टेप है, तो जैसे आप सपोज आईआईटी दिल्ली और आईएससी बेंगलोर का मान लो फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो आपके पास जो सीओएपी का रजिस्ट्रेशन है नंबर है ना, आप उसको उसके फॉर्म में फिल करेंगे ड्यूरिंग फिलिंग द आईआईटी दिल्ली या आईएससी बेंगलोर फॉर्म, और उस रजिस्ट्रेशन में आपकी आइडेंटिटी छुपी हुई है कि इस रजिस्ट्रेशन नंबर से ये आइडेंटिटी वाला, ये इस गेट स्कोर वाला स्टूडेंट हमारे आईआईटी दिल्ली में आईआईटी में एडमिशन लेना था। इस सेंट्रल सिस्टम से फायदा क्या होता है कि जैसे आपने जो फॉर्म फिल कर दिए, उसके बेस पर ये सेंट्रलाइज सिस्टम क्या करता है, आपको फर्स्ट काउंसलिंग हुआ जैसे, तो आपको आपको कुछ ऑप्शंस दे देगा कि सपोज आपको आईएससी बेंगलोर आईआईटी दिल्ली मिल रहा है, suppose, और उसमें वीएलएसआई दोनों में आपको मिल रहा है, तो फिर आपकी चॉइस है आपको किसको लॉक करना है और किसको रिजेक्ट करना है। तो आप किसी पर्टिकुलर ब्रांच को लॉक कर देंगे, होल्ड कर देंगे, और दूसरे को रिजेक्ट कर देंगे। मतलब आपने अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर लिया कि मुझे आपको क्या लेना है। तो होल्ड का मतलब है आपने वो सीट होल्ड कर दी। सपोज आईआईटी दिल्ली वीएलएसआई आपने कर दिया होल्ड, तो आपको क्या हो गया, वो आपकी ब्रांच आपकी होल्ड हो गई, आईआईटी आपका होल्ड हो गया, आपका उसमें एडमिशन कंफर्म है। लेकिन पॉइंट ये है कि सेकंड काउंसलिंग में सपोज आपको वो आईआईटी ऑफर हो जाता है जिसकी आप चाहत रखते हैं, कि सपोज आप आईआईटी मद्रास से वीएलएसआई करना चाहते हैं, वो सेकंड काउंसलिंग में आपको मिल रहा है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि सेकंड काउंसलिंग में आईआईटी मद्रास का जो वीएलएसआई है उसको आप होल्ड कर दो, और आईआईटी दिल्ली वाले को आप रिजेक्ट कर दो। तो इस टाइप ऑफ सिक्वेंशियल प्रोसेस में आपको आपकी मनचाही ब्रांच मिल जाती है। तो ये प्रोसेस है। उसके बाद हम बात करते हैं जो थर्ड पॉइंट था मोस्ट इंपोर्टेंट, स्कॉलरशिप और फाइनेंशियल असिस्टेंस क्या प्रोवाइड होने वाली है, क्या मिलने वाली है। तो फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट एमएचआरडी फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है 12,400 पर मंथ का, 2 साल के लिए। ठीक है, तो 2 साल के लिए मिलता है। जब हमारा टाइम था तो उस टाइम पर 8,000 मिलता था स्कॉलरशिप। तो उसके बाद जब जैसे स्मृति ईरानी आपकी फाइनेंशियल मिनिस्टर बना, तो तब से आपका 12,400 पर मंथ हो गया था 2 साल के लिए। आपका 12,400 आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। अब ये जो स्कॉलरशिप आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही होती है, इसमें आपको 8 आवर्स पर वीक आपको अपना क्या देना होता है, ड्यूटी देना होता है, वर्क देना होता है, एज अ टीए और एज अ आरए। टीए का मतलब है टीचिंग असिस्टेंट, आरए का मतलब रिसर्च असिस्टेंट। इसके बारे में ब्रीफ में आइडिया दूं तो क्या होता है, जैसा मेरा एक्सपीरियंस है आईआईटी रुड़की का, तो आपको क्या होता है कि जो आपके गाइड होते हैं सेकेंड ईयर में, ठीक है, या उससे पहले भी जो टीचर्स होते हैं वो आपको एक वर्क दे सकते हैं। सपोज ऐसा कि जो बीटेक वाले स्टूडेंट्स हैं उनके ट्यूटोरियल्स होते हैं, मान लो सपोज डिजिटल सर्किट सब्जेक्ट है, उसके ट्यूटोरियल हो रहा है, तो टीचर ने आपको असाइन कर दिया कि उस ट्यूटोरियल के आप क्वेश्चंस बना दीजिए, हेल्प कर दीजिए, या आप जब जाएं ट्यूटोरियल चेक करवा दीजिए, बच्चों के ट्यूटोरियल के जो सॉल्यूशन किए हैं सॉल्यूशन आप चेक कर ही सकते हैं, इतने कैपेबल हैं, आपने रैंक लेकर आए हैं एमटेक, वो गेट में आप और एमटेक कर रहे हैं, तो आप उनके क्वेश्चन पेपर वगैरह जो आप उन्होंने सॉल्व किए उनको चेक कर सकते हैं आप, है ना। तो इस टाइप का काम दे सकते हैं। आरए का मतलब रिसर्च असिस्टेंट, मतलब आपको लैब वगैरह में थोड़ा बहुत आपको हेल्प करना पड़ सकता है 8 आवर्स पर वीक। तो जनरली अगर इसका आइडिया दूँ तो मोस्टली एमटेक वालों की कंपेरिजन में वो पीएचडी वालों की हेल्प लेना पसंद करते हैं, आईटी वाले, तो पीएचडी वालों को ज़्यादा लोड रहता है। तो आप लोग कई अब फ्री भी हो जाते हैं, तो लेकिन आप मान के चलें कि हमको वर्क मिलने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 8 आवर्स बहुत कम होते हैं एक वीक में, हर दिन में 1 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। दूसरी स्कॉलरशिप बात करता हूँ मैं, डाड, DAAD, ठीक है, जर्मन एकेडमिक एक्सचेंज सर्विस है ये।
इसमें क्या होता है कि जैसे हम 2 ईयर्स का एमटेक प्रोग्राम में हमने एडमिशन लिया, तो जैसे फर्स्ट ईयर में हमारा कोर्स वर्क हो गया, सपोज आप आईआईटी दिल्ली के स्टूडेंट हैं, फर्स्ट ईयर में आपका कोर्स वर्क हो गया। उसके बाद सेकेंड ईयर में क्या होता है, जैसे हमें गाइड अलॉट होता है, उसके टाइम हम डाइट का स्कॉलरशिप के फॉर्म फिलअप करते हैं, और जैसे हम उसमें सिलेक्टेड हो जाते हैं, तो जो जर्मन की टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, 9 टेक्निकल यूनिवर्सिटी, उनमें से किसी एक में आपको 6 मंथ के लिए आपको वहाँ पर रिसर्च करने का मौका मिलता है, जिसमें आप जर्मनी जाते हैं, वहाँ पर आप रिसर्च वर्क करते हैं 6 महीने के लिए। डिजर्टेशन पूरा का पूरा, जो डिजर्टेशन होता है आपका पूरा का पूरा वहाँ करेंगे आप, और डिग्री आपको पूरी आईआईटी की मिलने वाली है, नो डाउट। आपको वहाँ पर जो स्कॉलरशिप मिलेगी उसी हिसाब का मिलेगा, जिससे आप वहाँ पर जर्मनी में आप सर्वाइव कर सकें काफ़ी अच्छे तरीके से, जिस टाइप से आप इंडिया में कर रहे थे 12,400। तो वो 6 मंथ के लिए रहता है, 6 मंथ के लिए आप जर्मनी गए, 9 में से किसी एक यूनिवर्सिटी में आपने रिसर्च किया, कंप्लीट किया, वापस लौट कर आए, डिजर्टेशन आपने सबमिट किया, आईआईटी में आके आपको डिग्री ऑफर हो जाती है। तो एक अच्छा एक्सपोजर मिलता है इसमें आप वहाँ पर जाके। तो इससे फायदा क्या होता है कि जिस जर्मन यूनिवर्सिटी में जाके आपने वो 6 मंथ का डिजर्टेशन किया है ना, तो वहाँ पे आपका डेफिनेटली प्रोफेसर से रिलेशन बन जाएंगे आप। तो आपको फायदा ये होता है कि आपको फर्दर स्टडीज जब करनी है, आपको पीएचडी या पोस्ट डॉक्टरेट, तो आपके वहाँ पे एक रिलेशन बन चुका है, तो वहाँ पे आपको फायदा मिलने वाला है जब आप पीएचडी वगैरह के लिए अप्लाई करने वाले हैं, क्योंकि आपका पोटेंशियल आप वहाँ पे शो कर चुके होंगे ऑलरेडी। एक अच्छा आइडिया है डार्ट, ठीक है। तो डाइट के बारे में ज़्यादा जानना है तो आप उसकी वेबसाइट पे जाके काफ़ी अच्छे से रिसर्च कर सकते हैं, काफ़ी। तो एमटेक पीएचडी में आपको हेल्प मिलेगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ आईआईटी दिल्ली पर, जिसमें हम फोकस करने वाले हैं परफेक्टली। तो आईआईटी दिल्ली को मैं जो 3 पार्ट्स दिखाने वाला हूँ, ये डिपार्टमेंट, सेंटर्स और स्कूल, 3 आप ये दिख रहे हैं आपको डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट की बात करूँ तो डिपार्टमेंट में ईसी, इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रिकल वाले किस डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स डिपार्टमेंट। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, तो ऐसा एज सच कोई डिपार्टमेंट नहीं है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंदर ही आपको ईसी, डबल ई और इंस्ट्रूमेंटेशन वालों को अप्लाई करना है किसी पर्टिकुलर कोर्स के अंदर, किसी पर्टिकुलर ब्रांच के अंदर। दूसरा फिजिक्स डिपार्टमेंट, उसमें भी कुछ कोर्सेज हैं जो ईसी और डबल ई और इंस्ट्रूमेंटेशन वाले ले सकते हैं, वो मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगा। फिर बात करते हैं हम सेंटर्स की। तो सेंटर्स की हम बात करें तो सेंटर्स इसमें दो हैं, CARE और CES, जिसमें हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। सेंटर्स और भी हैं, मैं उन्हीं को डिस्कस करने वाला हूँ जिसमें हम अप्लाई कर सकते हैं ईसी, डबल ई और इंस्ट्रूमेंटेशन में। तो पहला है CARE, इसका फुल नेम है अप्लाइड रिसर्च इन इलेक्ट्रॉनिक्स, CARE, बाद में मैं केवल शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा। और सेकंड है CES, सेंटर फॉर एनर्जी स्टडीज, ठीक है। दो सेंटर्स हो गए जिसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। फिर स्कूल, स्कूल की बात करें तो भारतीय स्कूल ऑफ टेली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट करके एक स्कूल है, जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं ईसी, डबल इंस्ट्रूमेंटेशन वाले, और वहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम इसके बाद इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंदर। तो पहले हम इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की दोनों इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट को डिस्कस करेंगे, फिर फिजिक्स डिपार्टमेंट को, सेंटर्स को, फिर उसको बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की बात करें हम, तो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में जो स्पेशलाइजेशन है, जिसमें हम अ, अपनी सीट फिक्स कर सकते हैं, जिसमें हम पढ़ सकते हैं, वो ये है कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंट्रोल एंड ऑटोमेशन, इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सर्किट, आईईसी जिसको हम बोलते हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल मशीन, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए स्पेशली, एंड पावर सिस्टम। तो इसमें जो रेड करके मैंने बनाया ना, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सर्किट, इसके बारे में देखें तो मैंने वो लिखा है कि हु कैन अप्लाई। तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में ईसी वाला भी अप्लाई कर सकता है, डबल ई वाला भी, कंप्यूटर साइंस वाला भी और इंस्ट्रूमेंटेशन वाला भी, और एक बहुत अच्छी ब्रांच है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स में देखें आप, ईसी वाले अप्लाई कर सकते हैं, डबल ई वाले कर सकते हैं, सीएस वाले भी कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन वाले भी कर सकते हैं। लेकिन लास्ट में जो पावर सिस्टम है ना, उसको देखें तो उसमें केवल डबल ई और सीएस वाले अप्लाई कर सकते हैं, मतलब ईसी वाले उसमें लास्ट में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो पहले कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की बात करें तो ईसी, डबल ई, सीएस तीनों अप्लाई कर सकते हैं, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में चारों अप्लाई कर सकते हैं, तो सीएस का भी मैंने लिख दिया है, ठीक है। और इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो ईसी, डबल ई, सीएस वाले, और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो ईसी, डबल ई। तो स्पेशली अगर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल मशीन की बात करें तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिकल की कोर ब्रांच है, तो इलेक्ट्रिकल वालों को उसको प्रेफर करना चाहिए, ईसी वालों को नहीं करना चाहिए। डेफिनेटली आप प्रॉब्लम होगा आपको डेफिनेटली उस रिसर्च फील्ड में। पावर सिस्टम की बात करें तो उसमें भी डबल ई वालों के लिए बिल्कुल फोकस है, ठीक है। तो ये आपके इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंडर आ रहा है। बाद में मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूँ नेक्स्ट स्लाइड में कि इसमें प्लेसमेंट स्टेटस क्या है, और लास्ट में कट ऑफ भी बताने वाला हूँ कि कट ऑफ कितने रहता है किस पर्टिकुलर ब्रांच का। तो मैं बात करने वाला हूँ, तो जो डेटा मेरे पास अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग प्लेसमेंट रिकॉर्ड ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी 2019 से 2020 का बात करने वाला हूँ, क्योंकि 19 और 20 के बीच में कौन कौन सी कंपनीज हैं, कितने स्टूडेंट को लेकर। सैमसंग R&D की बात करें हम बेंगलोर की, तो 1 स्टूडेंट को लेकर ही सैमसंग R&D। दिल्ली की बात करूँ 2 स्टूडेंट को लेकर सैमसंग R&D। इंस्टीट्यूट नोएडा की बात करूँ तो 1 स्टूडेंट को लेकर, क्वालकॉम 3 स्टूडेंट को, SAP लैब इंडिया 2 को लेकर गई, इंटेल लेकर गया 2 को, वन प्लस लेके गया 1 को, मार्वल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 1 को लेके गया, एंड सो ऑन।
एनालॉग डिवाइसेस अच्छी कंपनी है, वो एक स्टूडेंट को लेके गया। हेलो वेरीफाई इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एक स्टूडेंट को लेके गया। तो आप प्लेसमेंट स्टेटिक्स देखें, है ना, हर ब्रांच में स्टूडेंट्स का नंबर वेरी करता है आपका ईयर बाय ईयर, और डिपेंडिंग ऑन डिपार्टमेंट तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपका वेरी कर सकता है। तो आप इसमें अगर टोटल लगाएं तो इतने सारे स्टूडेंट आपके प्लेसमेंट हो चुका है, मतलब ये प्लेसमेंट बहुत अच्छा रिकॉर्ड है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का 2019-2020 का। 2018 से 2019 की बात करें तो इसमें भी देखो, आईबीएम आया 2 बच्चों को लेके गया, इंटेल टेक्नोलॉजी 4 को लेके गया, सैमसंग सेमीकंडक्टर 2 को लेके गया, सैमसंग आर&डी इंस्टीट्यूट बैंगलोर 1 को लेके गया, है ना, हुवाई टेक्नोलॉजी 2 को लेके गया, ई एक्सेल सर्विस 1 को लेके गया, है ना। सिमिलरली डेल ईएमसी 2 को लेके गया, फ्लिपकार्ट 1 को लेकर गया, एचसीएल टेक्नोलॉजी 1 को लेकर गया, ऑरेकल लेके गया एक स्टूडेंट को। तो काफी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के प्लेस्ड हो गए, मतलब कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का प्लेसमेंट रिकॉर्ड अच्छा है। ठीक है। सिमिलरली 2017 से 2018 का कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का प्लेसमेंट रिकॉर्ड देखें तो वो भी काफी अच्छा है, और ये सारी कंपनीज हैं आपकी जो इतने सारे स्टूडेंट्स को लेके गई, है ना। तो इसमें मार्वल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, आईबीएम है, ठीक है, आपका डेल है, आपका एलजी इक्विपमेंट लिमिटेड है। तो एक काफ़ी कंपनीज आई जो आपके स्टूडेंट्स को लेते हैं। तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का डेफिनेटली प्लेसमेंट रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं हम इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो हमारा जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में मैंने ब्रांच बताई थी, कम्युनिकेशन, इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। जिस जिस ब्रांच का रिकॉर्ड अवेलेबल है ना, उसी का बताने वाला हूँ आपको। तो इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स का वेबसाइट पर रिकॉर्ड अवेलेबल है 2017 से 2018, और सारा देखें, सॉरी, तो इसमें सारा ही मैंने एक में ही इसी में डाल दिया, इसी फाइल में। तो देखें 2018 से 2019 में इंटेल लेके गया 6 बच्चों को, टेक्साइस इंस्ट्रूमेंट लेके गया 2 स्टूडेंट्स को। 2017 से 2018 की बात करें तो इंटेल फिर से 4 स्टूडेंट को लेके गया, टेक्साइस इंस्ट्रूमेंट 1 स्टूडेंट को लेके गया। 2016 से 2017 की बात करें तो इंटेल इंडिया 8 स्टूडेंट को लेके गया आपका। 2015 से 2016 की बात करें तो वो भी अच्छा रिकॉर्ड है। तो ओवरऑल देखें तो काफी अच्छा रिकॉर्ड है इसका इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट का। तो आप ऐसा मत देखना कि सर उस टाइम तो 2018-2019 में 8 स्टूडेंट प्लेस हुए हैं, 2017 से 18 में 5 स्टूडेंट प्लेस हुए हैं। भाई ये डिपेंड करता है कि कई बार बीच में स्टूडेंट भी जिनका पीएचडी में हो गया होता है वो छोड़ देते हैं ब्रांच को। ब्रांच में मान लो 10 स्टूडेंट्स की वैकेंसी है, पता पड़ा 8 ही लोग एमटेक कर रहे हैं, आपके कभी 7 ही लोग एमटेक कर रहे हैं, बीच में ही सीट खाली हो जाती है। तो आपका जैसे जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड है, तो आप इसमें ये नहीं देखें कि सर नंबर ऑफ स्टूडेंट पहले 8 से फिर 5 हो गए, इसका मतलब फिर फुल प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, 100% का नहीं हो रहा है। तो आपको एक्चुअल डेटा पता ही नहीं है कितने स्टूडेंट्स ने एमटेक कंप्लीट किया है, और कितने लोग प्लेसमेंट में बैठे थे। बच्चे बैठे ही नहीं है प्लेसमेंट में तो क्या करते हैं कोई इंस्टीट्यूट उसमें। तो काफी प्लेसमेंट अच्छा रिकॉर्ड है इसका, ठीक है। आईईसी क्योंकि इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स कोर ब्रांच है यार, इसमें तो प्लेसमेंट है ही अच्छा, लगभग हर आईटी इसमें अच्छा है, ठीक है। अगर मैं फिजिक्स डिपार्टमेंट की बात करूं तो दूसरा डिपार्टमेंट है फिजिक्स, इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ईसी डबल ई वाले अप्लाइड ऑप्टिक्स में कर सकते हैं, अच्छी ब्रांच है अप्लाइड ऑप्टिक्स, क्योंकि इसका अगर हम एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ऑप्टिक्स की बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है ना। सॉलिड स्टेट मटेरियल की बात करें तो वही अगेन आगे, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से तो सॉलिड स्टेट मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे, तो वही सेमीकंडक्टर फिजिक्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको अच्छा नॉलेज होने वाला, प्लेसमेंट भी होने वाला। लेकिन इसका डेटा अवेलेबल नहीं था प्लेसमेंट का, तो मैंने वो डेटा बिल्कुल यूज नहीं किया कोई भी, है ना। हम चलते हैं सेंटर्स पर। सेंटर्स की बात करें तो सेंटर में जैसे बताया था केयर और सीईएस। केयर का मतलब सेंटर फॉर अप्लाइड रिसर्च इन इलेक्ट्रॉनिक्स, एंड सीईएस का मतलब सेंटर फॉर एनर्जी स्टडीज। तो केयर के अंदर जाएं तो इसमें जो एमटेक मिलता है वो हमें मिलता है एमटेक इन रेडियो फ्रिक्वेंसी डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी। ये एमटेक की हमारी डिग्री है, रेडियो फ्रिक्वेंसी डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी में हमें एमटेक की डिग्री मिलने वाली है। इसके अंदर हम रिसर्च ग्रुप की बात करें तो माइक्रोवेव है, सिग्नल प्रोसेसिंग है, एंड माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है। तो ये रिसर्च ग्रुप है, इसमें ईसी वाले अप्लाई कर सकते हैं केयर में, ठीक है। हम बात करें तो माइक्रोवेव, सिग्नल प्रोसेसिंग, माइक्रो, इसके सब ग्रुप है। मतलब आपका डिग्री मिलेगा एमटेक इन रेडियो फ्रिक्वेंसी डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, आप उसमें माइक्रोवेव पढ़ सकते हैं, सिग्नल प्रोसेसिंग वाले ग्रुप में पढ़ सकते हैं, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले में पढ़ सकते हैं, ये चॉइस पर डिपेंड करता है, ठीक है। सीएस की बात करें सेंटर फॉर एनर्जी स्टडीज में, तो इसमें भी आपका स्पेशलाइजेशन की बात करें तो एनर्जी एंड एनवायरमेंट टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट है। डबल ई और ट्रिपल ई वाले अप्लाई कर सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रिकल वाले और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले। रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें ईसी डबल ई और इंस्ट्रूमेंटेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं आप। तो ये भी अच्छी ब्रांचेज हैं आपका, ठीक है। तो ब्रांचेज अच्छी है खराब है वो आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है कि आपको, कई लोगों को एनर्जी हार्वेस्टिंग में काम करना है और उसका रिसर्च उसी में इंटरेस्ट है, तो डेफिनेटली उसको चूज करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि हमको केवल प्लेसमेंट पर ही भागना है, कई बार हमें इंटरेस्ट पर ही भागना है, और जब हमारा इंटरेस्ट होता है डेफिनेटली प्लेसमेंट को कोई इस दुनिया में रोक ही नहीं सकता, ठीक है। तो प्लेसमेंट स्टेटिक्स की बात करें केयर की, तो ये सारी कंपनीज के लोगो लगे हुए हैं, ये सारी कंपनीज इसमें केयर डिपार्टमेंट में प्लेसमेंट के लिए आते हैं। जैसे अप्लाइड मटेरियल्स बहुत अच्छी कंपनी है, ठीक है। टेक्सास इंस्ट्रूमेंट है आपका, नोकिया है ना,
मैथ वर्क्स है जो आप मैटलैब में देखते हैं ना, तो ये पूरी अच्छी कंपनीज है आपके, एससीएल है, ठीक है। तेजस नेटवर्क बहुत अच्छी कंपनी है, अच्छा प्ले पैकेज देती है। क्वालकॉम है आपका, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी कंपनीज है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, फिर तो पीएसयू है आपका, है ना, ये भी आता है आपका, ठीक है। आपकी बात करते हैं हम सीईएस की। सीईएस की बात करें तो ये सारे के सारे पास्ट रिपोर्टर्स हैं, इनके लोगो लगे हुए हैं आपके पास। जो जो कंपनीज आती हैं आपकी, अप्लाई मटेरियल्स अगेन इसमें भी आती है आपको लेने के लिए, ठीक है। हीरो आया, टाटा आया, ठीक है, रिलायंस आया आपका, है ना, डेलॉइट आया, ठीक है। ये सारी कंपनीज हैं आपकी, है ना। अब मैं बात करता हूँ इसमें प्लेसमेंट स्टेटिक्स बना हुआ है, ये सर्कल टाइप का आपको ये दिख रहा है पूरा का पूरा। इसमें देखें आप, 70% जो ब्लू कलर का सेट दिख रहा है आपको, वो प्लेस्ड स्टूडेंट का, मतलब सीएस में जो स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया उसमें 70% आपके प्लेस्ड हो गए। 100% नहीं दिखा, 70% दिखा, ठीक है। 15% हायर एजुकेशन के लिए गए। तो कई बार बच्चों की चॉइस होती है, कई बार प्लेसमेंट में बैठते ही नहीं है बच्चे, ठीक है ना। तो 15% का माइंड सेटअप होता है कि मेरे को पीएचडी करना है, हायर स्टडीज में जाना है, तो वो बैठी नहीं होती। 70% आपका प्लेस्ड हो गए, 15% आपके हायर एजुकेशन में, और 15% जो रिमेनिंग है वो अदर इंटरेस्ट। इसका मतलब है वो बिजनेस एक्सेट्रा किसमें भी चलेगा, मतलब उनके पास जो इन्फॉर्मेशन है 15% की है, और 15% जो है वो अदर किसी इंटरेस्ट में चले गए आपके, डेफिनेटली, ठीक है। तो ये सीएस का आपका प्लेसमेंट था। सीएस का प्लेसमेंट अगर 2017-2018 की बात करें, क्योंकि पहले हमने डिस्कस किया 18 से 19 का किया, हम बात कर रहे हैं 17 से 18 का। 17 से 18 का फिर से ये आपको दिख रहा है, ये प्लेसमेंट स्टेटिक्स। इसमें क्या हुआ है, आपके 80% प्लेस हुए, 7% पीएचडी के लिए गए, और 13% आपके अदर इंटरेस्ट के लिए गए, जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको, ठीक है। अब बात करते हैं हम लास्ट जो हमारा भारतीय स्कूल ऑफ टेली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। तो भारतीय स्कूल ऑफ टेली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट की बात करें तो उसके अंदर जो कोर्स आ रहे हैं आप, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट से आप पढ़ सकते हो, आप समझने वाली बात है, जो सेंटर्स होते हैं और स्कूल होते हैं ना, ये कोई अलग से नहीं होते कि अलग से आईआईटीज में कहीं। इनमें भी क्या होता है कि जैसे कोई इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में पढ़ रहा है कोई स्टूडेंट, और सपोज उसको कोई सब्जेक्ट लेना है जो भारतीय स्कूल कराता है सपोज, तो वहाँ पर जाके कर सकता है। ये भारतीय स्कूल जो हमारा पूरा का पूरा एक स्कूल टाइप का, एक मतलब डिपार्टमेंट ही बोल सकते हैं जो बन गया है, उसमें कोई स्टूडेंट है, एनरोल हुआ आपका, मान लो जेटीएम ब्रांच में एनरोल हो गया, वो भी किसी दूसरे डिपार्टमेंट में जाके क्लास ले सकता है, कोई भी कोर्स इलेक्टिव ले सकता है, और उसके थ्रू वो कोर्स पढ़ सकता है। ऐसा ही होता है सारे आईआईटीज में, कोई दिक्कत नहीं होती। आप कोई सा भी कोर्स जो आप चाहते हैं, है ना, जो आपका अवेलेबल है कोर्सेज, वो आप पढ़ सकते हैं किसी भी डिपार्टमेंट में जाके, डिपेंडिंग ऑन कि आपका मतलब डिपार्टमेंट के प्रोफेसर वगैरह आपको अलाउ करें। आपके जो आपके कंपलसरी कोर्सेज हैं वो आपको लेने पड़ेंगे, वो तो ले नहीं, कंपलसरी के अलावा जो इलेक्टिव होते हैं उसके लिए आप कर सकते हैं। कोर्सेज फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट से बात करूँ तो इसमें सिग्नल थ्योरी, डिजिटल कम्युनिकेशन, एम्बेडेड सिस्टम, टेलीकॉम टेक्नोलॉजी, एनालॉग इंटीग्रेटेड सर्किट, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, मोबाइल कंप्यूटिंग, तो ये सारे के सारे आपके कोर्सेज हैं, आप पढ़ सकते हैं भारतीय स्कूल ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंदर। थोड़ा अब मैं आगे डिटेल में जाऊंगा। तो ये आगे हम प्लेसमेंट की बात करें भारतीय स्कूल की, अगर भारतीय स्कूल के अंडर किसी भी ब्रांच में किसी ने अगर एमटेक कर रहा है, तो उसका 2017 से 19 जो बैच है उसका प्लेसमेंट क्या रहा। उसका प्लेसमेंट की बात करें तो देखो कितने स्टूडेंट प्लेस हुए आपके, इनफेज एनर्जी, इंटेल, हेवल, है ना, और डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट रिकॉर्ड है। और ये नीचे स्टेटिक्स जो बना हुआ है उसमें देखें हम, तो 70% जो स्टूडेंट है वो हार्डवेयर इंजीनियर फील्ड में गए, आर एन डी डिपार्टमेंट, आर एन डी सॉफ्टवेयर में 15% गए आपके, और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में 15% गए आपके, ठीक है। तो अच्छा खासा आपका प्लेसमेंट स्टेटिक्स है इसका, आपका भारतीय स्कूल का। नेक्स्ट चलते हैं 2016 से 2018 के बैच में, उसमें भी देखो टेक्साइल इंस्ट्रूमेंट आया, क्वालकॉम आया, इंटेल आया, एसेंचर आया, ये सारी कंपनीज मिला के आपका अच्छा प्लेसमेंट स्कोप दे गए इस ब्रांच के लिए, भारतीय स्कूल के लिए, सॉरी, है ना। और 2016 से 2018 के बारे में अगर हम स्टेटिक्स की बात करें तो सॉफ्टवेयर डेवलपर फील्ड के लिए जो 50% स्टूडेंट गए, एनालॉग डिजाइन के लिए 10%, डीप लर्निंग के लिए 10%, और एम्बेडेड सॉफ्टवेयर के लिए 30% स्टूडेंट प्लेस हुए आपके, ठीक है। एवरेज सीटीसी की बात करूं मैं, है ना, एवरेज सीटीसी की बात करूं भारतीय स्कूल में, है ना, तो देखो 2011 से लेकर 2019 तक का पूरा स्टेटस दिया हुआ है। लास्ट के टू सेक्शंस देखूं मैं, 2017 2019, तो एवरेज पैकेज जो गया 17 लाख गया, ठीक है। इधर देखें हम 2016 से 2018 तो 15.65 ये दिख रहा है आपको, 15.65 का आपका एवरेज पैकेज गया हुआ 2016 से 2018 के बीच में, किसमें, भारतीय स्कूल ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंडर आने वाले जो भी फील्ड है उसके थ्रू आपका जो प्लेसमेंट हुआ है उसका स्टेटस, तो अच्छा खासा एवरेज पैकेज है ये। जो भी स्टूडेंट प्लेस हुए होंगे काफी सेटिस्फाइड होंगे इस पैकेज के साथ, सफिशियंट है, डिसेंट सैलरी है, ओके। अब बात करता हूं मैं, सबसे हट के लेकर आया हूँ इंटर डिसिप्लिनरी एमटेक प्रोग्राम। मैंने अभी डिस्कस जो किया वो डिपार्टमेंट किया, सेंटर किया, स्कूल किया। अब मैं बात करने वाला हूँ इंटर डिसिप्लिनरी एमटेक प्रोग्राम। मतलब ये जो प्रोग्राम्स हैं इनको इंटर डिसिप्लिनरी कैटेगरी में रखा गया है। जैसे एनर्जी स्टडीज, तो मैंने वो एनर्जी स्टडीज आपको, सेंटर फॉर एनर्जी स्टडीज बताया था मैंने,
तो क्या होता है कि जो इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच जो होती हैं उसमें सब लोग क्या करते हैं, हेल्प कर रहे होते हैं, डिपार्टमेंट्स भी, सेंटर्स भी, स्कूल भी, सब में मिलके स्टूडेंट क्या कर रहा होता है, पढ़ाई कर रहा होता है आपका, सबका उस पर क्या होता है, सारे डिपार्टमेंट्स से और सेंटर से टीचर्स जो होते हैं वो उसमें पढ़ा रहे होते हैं, आर गेटिंग। तो ये इसमें सिस्टम रहता है। तो एनर्जी स्टडीज में आप डबल ई, ट्रिपल ई, ईसी वाले अप्लाई कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी की बात करें तो उसमें डबल ई और इंस्ट्रूमेंटेशन वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, ईसी वाला नहीं कर सकते। नेक्स्ट है बीएलएसआई डिजाइन टूल्स एंड टेक्नोलॉजी। तो ईसी वाले नोटिस करें, बीएलएसआई डिजाइन टूल्स एंड टेक्नोलॉजी कहाँ पे दिखा आपको, इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच में दिखा आपको, सीएस डबल ई और ईसी वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं। जबकि आपको इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स करके दिखा था। तो देख दोनों लगभग सिमिलर ही है ना, अगर देखें हम तो कोर्स वाइज, है ना। तो इसको इंटरडिसिप्लिनरी टेक्नोलॉजी, इंटरडिसिप्लिनरी में इसलिए रखा गया आई थिंक कि इसमें जो भी हमको रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट्स को सीखने के लिए, वो अलग अलग डिपार्टमेंट की टीचर्स हेल्प कर सकें, है ना। तो क्या होता है, इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब ही होता है इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स के कोर्सेज हम ले सकते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के टीचर्स हमको पढ़ाते हैं, इसलिए उसको इंटरडिसिप्लिनरी बोलते हैं। जैसे टेलीकॉम टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें मैनेजमेंट डिपार्टमेंट भी, आईआईटी दिल्ली में बात करें तो आईआईटी दिल्ली में ये टेलीकॉम टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में मैनेजमेंट डिपार्टमेंट भी इसमें हेल्प करता है, आपका भारतीय स्कूल भी करता है, और जॉइंटली इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट भी हेल्प करता है, क्योंकि इसमें टेलीकॉम की बात भी करनी है, मैनेजमेंट की बात भी करनी है ना। और भारतीय स्कूल के अंडर इसको रखा गया है। सिमिलरली ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑप्टिकल कम्युनिकेशन ये जॉइंट है, किसका, फिजिक्स डिपार्टमेंट का और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का। तो इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब आप समझ में आया होगा, इसमें डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट, सेंटर्स वगैरह मिलके इस कोर्स को ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं, इस कोर्स को स्ट्रक्चर कर रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं कि इंटरडिसिप्लिनरी को बहुत बुरी नज़रों से देखना है, गंदी नज़रों से देखना है कि एनर्जी स्टडीज इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच है, क्यों ले लें। प्लेसमेंट्स पर जाओ, कोर्स स्ट्रक्चर पर जाओ, कितना अच्छा कोर्स स्ट्रक्चर है ना, क्या उसका फ्यूचर में एडवांटेज मिल सकते हैं उस नॉलेज का, है ना, उस पर फोकस करो, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं वीएलएसआई डिजाइन टूल्स एंड टेक्नोलॉजी के प्लेसमेंट की। तो इंटेल आया 4 स्टूडेंट को ले गया, है ना। साइप्रस सेमीकंडक्टर 1 स्टूडेंट को ले गया, तो अच्छा प्लेस, सर अरे तो 5 ही स्टूडेंट दिख रहे हैं आपको, 5 ही स्टूडेंट प्लेस हुए, अरे भाई बाकी जो स्टूडेंट्स हैं, है ना, तो वही वो किसी पीएसयू में पहले ही चले गए, है ना, जब वो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया भाग गए, स्टूडेंट है ही नहीं उतने। मान लो 10 लोगों को एनरोल किया इस ब्रांच के लिए, 4 पहले ही चले गए, कोई इसरो में चला गया, कोई बार्क में चला गया, अलग अलग उसमें चले गए। तो पहले बच्चों ने ही कम एमटेक कंप्लीट किया, तो फिर डेफिनेटली क्या हो जाता है कि नंबर ऑफ जो स्टूडेंट दिख रहे होते हैं आपको प्लेस वो कम दिख रहे हैं, और कुछ डेफिनेटली किसी का प्लेसमेंट भी नहीं हुआ होता, हर कोई नहीं पढ़ रहा होता उस टाइम। कुछ लोग फोकस कर रहे होते हैं एमटेक के ड्यूरिंग कि हम ईएफसी पे प्रिपरेशन करेंगे, प्लेसमेंट में ही नहीं बैठते हैं। तो ये रहता है, आप ये नहीं देखना कि नंबर देख के बिल्कुल जज कर लिया कि भाई 16 में तो 5 ही हुए और 2015 में ज़्यादा हुए हैं। तो डिपेंडिंग, ये बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है कि कितने स्टूडेंट अपीयर हुए, कितने लोग इंटरेस्टेड हैं उसके लिए। तो आपको लगता है कि भाई हर कोई प्लेसमेंट के लिए इंटरेस्टेड रहता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। सेकंड, हम 2015 की बात करें वीएलएसआई डिजाइन टूल्स एंड टेक्नोलॉजी की, तो इंटेल की बात करें, इंटेल बेंगलुरु 5 लेके आया, एनवीडिया 1 को लेके आया, साइप्रस सेमीकंडक्टर 4 को लेके आया, टेक्साइल इंस्ट्रूमेंट 1 को लेके आया, कैडेंस डिजाइन 1 स्टूडेंट को लेके गया। तो अच्छा खासा प्लेसमेंट है, अच्छी कोर ब्रांच है। तो नो डाउट इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि इस ब्रांच को लेने में कोई आप डाउट कर रहे हो, आराम से लीजिए इस ब्रांच को, ठीक है। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑप्टिकल कम्युनिकेशन की बात करूँ, जो फिजिक्स डिपार्टमेंट और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट दोनों मिलकर करते हैं, तो इतनी सारी कंपनीज हैं जो आपको प्लेस करती हैं। और ये जो चार्ट बना हुआ है आपका, है ना, ये जो सर्कल बना हुआ है इसमें मैं बताऊँ, है ना, तो ये सर्कल बना हुआ है उसमें देखें तो नेटवर्किंग में 12% गए हैं, ऑप्टिकल डिजाइन में 12% गए हैं, हायर स्टडीज के लिए 8% स्टूडेंट गए हैं, है ना, मशीन लर्निंग के लिए 8% गए हैं, कम्युनिकेशन फील्ड में 12% गए हैं, आईटी और कंसल्टेंसी में 12% स्टूडेंट्स गए हुए हैं इसमें। तो काफी अच्छा इसका भी स्कोप है, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स ऑप्टिकल में। और मैं पर्सनली बोलूँ देखो, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स एक अच्छा ब्रांच है, इसका फ्यूचर स्कोप है, हमेशा इसमें रिसर्च हमेशा बनी रहेगी आपकी, क्योंकि ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स में हमेशा काम होता रहता है ना। इसलिए कभी भी इस टाइप की ब्रांच अच्छे आईआईटी में मिल रही है आपको, और आप जो आपकी प्रायोरिटीज है वो नहीं मिल पा रहे, तो आप इसको भी इलेक्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है, अच्छे ब्रांच। अब मैं बात करने वाला हूँ सबसे लास्ट में कि गेट का कट ऑफ क्या रहा। सब मैंने डिस्कस किया, सारी ब्रांचेस के बारे में आपको बताया, सारे सेंटर्स के बारे में आपको बताया। अब मैं बताने वाला हूँ फाइनली कि 2019-2020 में आपका कट ऑफ कितना गया, है ना, गेट का कट ऑफ कितना गया पर्टिकुलर ब्रांच के लिए, ठीक है। तो रेडियो फ्रिक्वेंसी डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, ये कहाँ बताया था मैंने, केयर के अंदर गया था मैं, तब मैंने बताया था रेडियो फ्रिक्वेंसी डिजाइन टेक्नोलॉजी, है ना। तो कोड जो है वो सीआरएफ है। ये कोड का मतलब है सारी ब्रांच के लिए आईआईटीज में एक कोड डिजाइन करते हैं जिससे वो इजीली आइडेंटिफाई कर पाए, है ना। तो गेट का पेपर की बात करें तो जो रेडियो फ्रिक्वेंसी डिजाइन टेक्नोलॉजी है ना, उसके लिए स्टूडेंट का मैं जैसे कॉलम बना हुआ है कि गेट पेपर या बीटेक डिसिप्लिन क्या होना चाहिए, तो वो ईसी
का स्टूडेंट होना चाहिए, या तो ईसी में गेट दिया हो, ईसी से उसने बीटेक किया हो, मतलब वो स्टूडेंट है, मतलब ईसी का परफेक्टली होना चाहिए वो। उसके लिए ये कट ऑफ दिया, जनरल के लिए 660, ईडब्ल्यूएस के लिए 600 एंड लाइक दैट, ओबीसी के लिए 620। तो ये आपका गेट कट ऑफ दिया हुआ है। कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए बात करें तो कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का जो गेट पेपर है वो डबल ई में किसने गेट दिया है, ईसी में भी दिया हुआ है गेट पेपर, तो वो कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आपका क्या कर सकता है, एडमिशन ले सकता है। इसका देखो जनरल का अगर बात करें तो 740 गया है कट ऑफ, तो काफी हाई कट ऑफ गया हुआ है इसका, है ना। 740 मतलब 740 से ऊपर वाले लोग ही सिलेक्ट हुए होंगे, मिनिमम कट ऑफ है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का भी 740 है, ओबीसी का 690 है, पीएच का भी 390 है, एसटी का 375 है। तो ये आपका है। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें आईटी, सीएस, ईसी, डबल ई और अदर्स ब्रांच के भी हमारे अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी तो बहुत अच्छी ब्रांच है, पहले ही बोल चुका हूँ, ठीक है। तो इसका 740 आपका क्या गया, कट ऑफ गया जनरल के लिए मिनिमम 730, ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए 670 और एससी के लिए 485 और एसटी के लिए 390। सिमिलरली कंट्रोल एंड ऑटोमेशन है, डबल ई, ईसी और अदर ब्रांच के लिए ये हम अप्लाई कर सकते हैं, डबल ई वाले, ईसी वाले, अदर ब्रांच वाले। 750 जनरल का कट ऑफ है, ईडब्ल्यूएस 750, ओबीसी की बात करें तो 730 और एससी एसटी की बात करें तो एससी के लिए 585 और एसटी के लिए 500। सिमिलरली इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बहुत अच्छी ब्रांच है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए। तो डबल ई और ईसी वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसका कट ऑफ देखो कितना है, 775 और जनरल, ईडब्ल्यूएस के लिए 775। तो अगर हम कंपेरिजन करना चाहें तो हम किसी एक कैटेगरी के लिए कंपेरिजन कर लेते हैं सारी ब्रांच का, जनरल कैटेगरी के लिए सपोज हम क्या कर लेते हैं, कंपेरिजन कर लेते हैं, किसी एक के लिए भी कर ले, सेम मैनर में जाने वाला है वो। तो हम जनरल के लिए बात करें तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल मशीन में इलेक्ट्रिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं डबल ई, और अदर्स का मतलब कुछ नहीं होता है ऐसा, डबल ई वाले ही लेते हैं उसको, अदर कोई लेता ही नहीं है, तो वो बस अलाउ कर रहे हैं अदर्स को कि ले सकते हैं। और अदर्स में स्पेशली ईसी वाले पावर सिस्टम को नहीं कर सकते हैं, इसमें ईसी वाले पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आ सकते हैं, मैंने बताया था पहले। तो 785 इसका कट ऑफ दिया है इलेक्ट्रिकल ब्रांच में, मतलब डबल ई से जिसने गेट किया होगा वो ही गेट स्कोर काउंट हो रहा है, उसी के बेस पर इसका गेट का स्कोर का कट ऑफ दिया गया है 785, ठीक है। पावर सिस्टम की बात करें, है ना, तो डबल ई और अदर से अप्लाई कर सकते हैं, 750 गया है। एनर्जी स्टडीज की बात करें 650, एनर्जी एनवायरमेंट टेक्नोलॉजी की बात करें, है ना, तो ये इसका 650 गया है। तो मैंने एनर्जी स्टडीज और एनर्जी एनवायरमेंट के बारे में बताया था, ये सीएस सेंटर के अंडर आते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो 675 गया है इसका कट ऑफ। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑप्टिकल कम्युनिकेशन की बात करें 730, टेलीकॉम टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट जेटीएम अच्छी ब्रांच है, 700 इसका गया है। वीएलएसआई डिजाइन टूल्स एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें देखो सब कैटेगरी किया है अलग अलग, ईसी वालों के लिए 790, डबल ई के लिए 845 और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 770 गया हुआ है आपको। जनरल वालों को ही मैं कंपेयर कर रहा हूँ, है ना। अप्लाइड ऑप्टिक्स की बात करें जो कि फिजिक्स डिपार्टमेंट में बताया था मैंने, सॉलिड स्टेट मटेरियल भी फिजिक्स डिपार्टमेंट के हैं, दोनों के दोनों एक कोर्सेज, और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट जॉइंटली हैंडल करते हैं। तो 700 इनका कट ऑफ है। अब देखो इसमें मैंने जो कलर किया हुआ है ना, सबसे पहले आप देखें जो रेड कलर वाले देख रहे हैं, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सर्किट्स एंड वीएलएसआई डिजाइन टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, रेड कलर के जो सेट्स आ रहे हैं इसमें ना, ये मेरे अकॉर्डिंग, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग और जो अभी तक मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग, ये फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए किसी स्टूडेंट की। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सर्किट, वीएलएसआई डिजाइन टूल्स एंड टेक्नोलॉजी। इसका जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का प्लेसमेंट भी अच्छा था, इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स का प्लेसमेंट भी अच्छा था, और आपके लिए कोर ब्रांच है ये ईसी वालों के लिए कोर ब्रांच है, ईसी वालों के लिए इसकी क्या होनी चाहिए, आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए बिल्कुल। फिर मैं बात चलता हूँ ग्रीन वाले पर। तो ग्रीन वाले क्या होनी चाहिए, सेकंड प्रेफरेंस होनी चाहिए ईसी वालों के लिए, जैसे कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑप्टिकल कम्युनिकेशन एंड टेलीकॉम टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। टेलीकॉम टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट कहाँ आता है, मैंने बताया था, ये भारतीय स्कूल में हमने देखा था, ये है ना, भारतीय स्कूल के अंदर आता है जेटीएम ब्रांच, तो अच्छा ब्रांच है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो मैंने प्रायोरिटी बता दी है कि आप रेड वालों को फर्स्ट प्रेफर दें और सेकंड ग्रीन वालों को, बाकी जो भी है ना वो आप अपनी रिसर्च और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं कि हमको किस में जाना है। ये मेरा आइडिया है, इस पर मैं ये नहीं बोल रहा कि ये ब्लाइंडली आप यही फॉलो करो, यही परम सत्य है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं। ये मेरी चॉइस है कि मैं अगर स्टूडेंट होता मैं इनको फर्स्ट प्रेफरेंस देता, रेड वालों को, ग्रीन वालों को सेकंड देता। अगर मैं इलेक्ट्रिकल वालों की बात करूँ तो इलेक्ट्रिकल वालों की मेनली ब्रांच तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल मशीन और पावर सिस्टम है। तो ये दो ब्रांच दिख रही हैं आपको, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल मशीन एंड पावर सिस्टम, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और नो डाउट प्लेसमेंट रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं था इसलिए मैंने नहीं दिया, इसका मतलब ये नहीं कि इसका प्लेसमेंट नहीं है, प्लेसमेंट है, अच्छा ही है प्लेसमेंट कोर ब्रांच के लिए। बट ये होता है कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जो आपको दिख रहा है ना, इसमें आईटी, ईसी और डबल ई अप्लाई करते हैं, तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को फर्स्ट प्रेफरेंस सही दें तो बेटर होगा, अच्छा प्लेसमेंट है इसका, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा कट ऑफ का आइडिया था 2019 से 2020 का। तो ये कट ऑफ हुआ। अब नेक्स्ट मैं बोलना चाहूँगा स्पेशल थैंक्स जिन लोगों ने ये मेरा वीडियो देखा, ठीक है। लाइक करें, शेयर करें, है ना, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हम ये
सीरीज अगेन अगेन ला सकें। अभी आईआईटी दिल्ली किया हमने, तो नेक्स्ट हमारा रहेगा कि आईआईटी बॉम्बे लेकर आए, अदर आईआईटी को लेकर आए, जिससे हम अच्छा से अच्छा कंटेंट दे सकें आपको, ठीक है, जिससे हमें मोटिवेशन मिले, ठीक है। और आप में से किसी को भी अगर इसके बाद भी कोई डाउट आता है आईआईटी दिल्ली के बारे में, किसी भी कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में, तो आप मुझे मैं मेरे को आप स्पेशली कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मेरे को या भीमा शंकर सर को आप स्पेशली कांटेक्ट कर सकते हैं, या हमारी टीम में से किसी को भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं केटफिक्स चैनल के थ्रू, या हमारे फेसबुक पेज जो गेट एस्पिरेंट करके फेसबुक पेज है, उस पर आप पूछ सकते हैं, है ना। साथ ही साथ मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहूँगा, मेरा एक स्टूडेंट है जो आईआईटी दिल्ली में जेटीएम ब्रांच में पढ़ रहा है, उत्कर्ष बादल, ठीक है। तो मेरा एक ओल्ड स्टूडेंट है, तो उसको मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहूँगा, क्योंकि कुछ डाटा मैंने उसके थ्रू कलेक्ट किया, उससे भी कुछ मैंने आइडियाज़ लिए जिस चीज़ के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो उसको स्पेशल थैंक्स है। तो ऐसे ही आप लोग सब सपोर्ट करते रहिए, जिससे हम मैक्सिमम स्टूडेंट कम्युनिटी को हेल्प कर सकें। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिल सके। थैंक यू अगेन।